नमस्कार स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का यूजीसी नेट गुरुकुल के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। उम्मीद करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारियां बहुत बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। आज का सेशन बाकी सेशन की तरह काफ़ी इम्पोर्टेंट है और इसमें हम यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर जो असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी है उसको लेकर जो राजनीति विज्ञान विषय का पेपर है इसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन अपन सॉल्व कर रहे हैं स्टूडेंट। इसके अलावा जो है वो यूजीसी नेट का पेपर फर्स्ट यदि आप दे रहे हैं और पेपर सेकंड यदि आप पॉलिटिकल साइंस से हैं तो आप हमारा ऑफिशियल ऐप जेआरएफ अड्डा डाउनलोड कर सकते हैं। पॉलिटिकल के साथ साथ आप अपने बाकी सब्जेक्ट्स की भी तैयारी कर सकते हैं यहाँ से। इसमें पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड के कोर्स आप लोगों के लिए अवेलेबल हैं। इसके अलावा यूजीसी नेट गुरुकुल पर डेली आप लोगों के लिए जो पेपर फर्स्ट है इससे संबंधित और जो असिस्टेंट प्रोफेसर से संबंधित क्लासें आप लोगों के लिए रेगुलर उपलब्ध हैं, तो आप उनको भी ज्वाइन कर सकते हैं। और आज से हम जो है इस पेपर में एक थोड़ी सी अच्छी शुरुआत कर रहे हैं कि डेली का हम एक क्वेश्चंस आप लोगों के लिए लेकर आए हैं जिसका आंसर आप लोगों को कमेंट के माध्यम से देना होगा। तो ऐसे स्टूडेंट जितने भी तैयारी कर रहे हैं और तैयारी के प्रति गंभीर हैं, वो चाहे क्वेश्चन इजी हो चाहे टफ हो, आपको उसका उत्तर देना है। आपको आता है तो वैसे देना है और नहीं आता है तो आप उस आंसर को ढूंढ कर देना है, ताकि आपका कॉन्फिडेंस और अच्छा डेवलप हो सके। तो चलिए आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो क्वेश्चन ऑफ द डे, ठीक है, आज से एक नई शुरुआत है। क्वेश्चन ऑफ द डे है कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में जो 8th शेड्यूल है में मूल रूप से कितनी भाषाएं शामिल थी। तो वर्तमान भाषाएं नहीं पूछी हैं, इसके अंदर जो मूल रूप से कितनी भाषाएं शामिल थी इसका जवाब आपको कमेंट के रूप से देना है। इसके अलावा आपके जो भी क्वेश्चंस होते हैं आप हमें कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, ताकि आपके जो भी डाउट्स हैं उनको हम क्लियर कर सकें। चलिए आज का जो पहला क्वेश्चन है उसकी शुरुआत करते हैं। काफ़ी इजी क्वेश्चन है अगर वैसे देखें। भारत के संघ में मंत्री के लिए पद की शपथ उपबंधित है। द फॉर्म ऑफ ऑथ ऑफ ऑफिस फॉर ए मिनिस्टर फॉर द यूनियन इन इंडिया इज इनहेस्ट इन। तो ये किस अनुसूची में है? भारतीय संविधान में किस अनुसूची में जो मंत्री हैं इनकी शपथ का उल्लेख है? तो मंत्री हो गए, केंद्र के, राज्य के सांसद हो गए, विधायक हो गए, तो इनकी शपथ का जो उल्लेख है वो ध्यान रखना भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची में है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो तो तीसरी अनुसूची में, भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची में इनका उल्लेख है। और भारतीय संविधान की जो प्रथम अनुसूची है इसमें भारत और उसके राज्य क्षेत्रों का परिचय दिया गया है। द्वितीय जो अनुसूची है इसमें दो, ध्यान रखना, दूसरी या दो, तो यानी कि वेतन देना है, तो इसमें पदाधिकारियों के वेतन है। तीसरी में जो है वो शपथ का उल्लेख किया गया है, ओथ का। और चतुर्थ अनुसूची में राज्यसभा के लिए सीटों का आवंटन है, राज्यों का राज्यसभा में जो आवंटन है वो यहाँ पर दिया गया है। पांचवी और छठी अनुसूची जो है वो जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है। सातवीं अनुसूची में शक्ति विभाजन किया गया है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। आठवीं अनुसूची भाषाओं का है, तो मूल संविधान में जो थी वो 8 अनुसूचियां थी। फिर हम अगर बात करें जो 9th अनुसूची है ये भूमि सुधार से संबंधित है, प्रथम संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई। 10th जो शेड्यूल है वो दल बदल से है। 11वीं जो अनुसूची है वो ग्राम या स्थानीय निकायों से है, जिसमें ग्रामीण स्वशासन से संबंधित है। और जो 12वीं अनुसूची है वो आप लोगों की नगरीय स्वशासन से संबंधित है। तो उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो में आपकी जो सभी अनुसूचियां हैं उसका एक बार रिवीजन हो गया होगा। तो आप लोगों को जो क्वेश्चन ऑफ द डे है उसका जवाब यहाँ पर देना है। नेक्स्ट अपन बात करें, निम्नलिखित में से किसने 20 ईयर्स क्राइसिस पुस्तक लिखी? द 20 ईयर क्राइसिस पुस्तक लिखी। तो वैसे तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है। अगर बात करें इसमें कि whom among द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ द 20 ईयर क्राइसिस, तो 20 ईयर जो क्राइसिस है वो पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो इसका जो राइट आंसर है वो E.H. कार के द्वारा लिखी गई है। E.H. कार 1939 में। और ब्रिटिश राजनीतिक विचारक थे ये, यथार्थवादी विचारक थे, और जिनके द्वारा ये पुस्तक लिखी गई E.H. कार द 20 ईयर क्राइसिस पुस्तक। ठीक है, तो ऐसी पुस्तकें अपने को याद करनी है। उसका तरीका मैं आपको बता चुका हूँ कि अलग से प्रत्येक राइटर की आप बुक्स लिखते जाएं एक कॉपी के अंदर और उसको बार बार रिवीजन करें, पर डे रिवीजन करें। नेक्स्ट अपन बात करें, ये अनुसूचियों से एक और क्वेश्चन है, और राज्य हैं और राज्यसभा के सदस्यों की संख्या। तो सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है, स्टेट और नंबर ऑफ राज्यसभा मेंबर्स। तो वैसे तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है, क्योंकि अगर हम बात करें कि राज्यसभा में जैसे यूपी के लिए 31 सीटें हैं, राजस्थान से 10 सीटें हैं, तो ऐसे गुजरात के लिए यहाँ पर ध्यान रखना कि गुजरात के लिए
11 सीटें हैं, और कर्नाटक के लिए यहाँ पर 12 सीटें हैं, केरल के लिए 9 हैं, और उड़ीसा के लिए 10 सीटें हैं। तो 2, 3, 4 और एक इसका राइट आंसर, 2, 3, 1, 4, 2, 3, 1, 4 आप लोगों का ये वाला है जो राइट आंसर हो जाएगा। अभी जैसे मान लो पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया भी है, भारतीय संविधान में जो चौथी अनुसूची है, फोर्थ शेड्यूल है, और इस फोर्थ शेड्यूल में राज्यसभा में सीटों का आवंटन किया गया है उनकी जनसंख्या के अकॉर्डिंग। इसमें एक चीज़ और ध्यान रखना कि जैसे जो स्विट्ज़रलैंड है, या हम बात करें जो यूएसए है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, इसमें जो सीटों का आवंटन है वो फिक्स है। यहाँ जैसे प्रत्येक राज्य से, जैसे स्विट्जरलैंड के प्रत्येक कैंटन से 2, और यूएसए के भी प्रत्येक कैंटन से 2 सदस्य जाते हैं, अर्ध कैंटन से 1 सदस्य जाता है। यानी कि यहाँ पर राज्यसभा में राज्य को समान प्रतिनिधित्व दिया गया है। प्रत्येक राज्य अपनी इक्वल जो है वो वहाँ पर रखता है अपनी अप्रोच, और बाकी जो भारत है, भारत में जनसंख्या के अकॉर्डिंग यहाँ पर सीटों का आवंटन किया गया है। तो ये डिफरेंस आप लोग ध्यान रखना। ब्रिटेन में थोड़ा सा और अलग सिस्टम है, वहाँ पर आजीवन पीएरए हैं, आजीवन सदस्य हैं, या जो सदस्य बने हुए पहले उन्हीं की फैमिली को वहाँ पर प्रायोरिटी दी जाती थी। हालांकि अभी कुछ उसमें चेंजेशन किए हैं। नेक्स्ट, मार्क्स का द्वंद्वात्मक भौतिकतावाद, तो जो है डायलेक्टिकल मेटेरियलिज्म ऑफ मार्क्स, तो मार्क्स का द्वंद्वात्मक भौतिकतावाद है। इसका पूछा है कि ये हीगल के द्वंद्वात्मक आदर्शवाद का सततीकरण है। नहीं, ये द्वंद्वात्मक आदर्शवाद का सततीकरण नहीं है, ठीक है। और इसमें जो नेक्स्ट है, हीगल के द्वंद्वात्मक आदर्शवाद का विलोम है, बिल्कुल ये इसके द्वंद्वात्मक आदर्शवाद का विलोम है। तो हीगल हीगल और जो है, हीगल से इसका जो द्वंद्वात्मक इसने ग्रहण किया था कि दो वस्तुओं के बीच में हमेशा संघर्ष पाया जाता है, विचारों के बीच में संघर्ष पाया जाता है, और उसमें एक श्रेष्ठ विचार जन्म लेता है। तो इसमें इन्होंने वाद, प्रतिवाद, और यहाँ पर बताया संवाद, वाद, प्रतिवाद और संवाद। तो विचार हो गया, विचार के अगेंस्ट प्रतिवाद हो गया, दोनों जब टकराएंगे तो श्रेष्ठ विचार का जन्म होगा। तो यहाँ पर थोड़ा सा इन दोनों के बीच में ये डिफरेंस था कि जहाँ पर हीगल क्या है, विचार को जो सृष्टि का जो चलायमान मानता है, वहीं जो मार्क्स है, ये ध्यान रखना कि मार्क्स द्वारा पदार्थ या कण को सृष्टि के जो विकास का कारण माना है। ये थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखना, यहाँ पर मार्क्स के द्वारा क्या किया गया है, जो पदार्थ या कण है उसको पृथ्वी का जो संचालन का कारण माना है यहाँ पर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो बी राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग ध्यान रखना, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अपन बात करें, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन भी है, और बहुत बार ये असिस्टेंट प्रोफेसर और नेट में काफ़ी बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के सिद्धांत का प्रतिपादक कौन है? तो रिप्रेजेंटेशन सिस्टम है, और प्रोपोर्शनल जो रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम है, इसका जो प्रतिपादक है वो ध्यान रखना थॉमस हेयर। ये थॉमस हेयर इसका प्रतिपादक है। इसमें क्या होता है कि जो वोट होते हैं उनको गिना नहीं जाता, उनको तोला जाता है। तो ये जो अल्पसंख्यक होते हैं उनको प्रतिनिधित्व मिलने का यहाँ पर अच्छा बेस्ट ऑप्शन रहता है जो अनुपातिक प्रतिनिधित्व है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है, तो ध्यान रखना अनुपातिक प्रतिनिधित्व है, ये किसके द्वारा दिया गया, ये थॉमस हेयर के द्वारा दिया गया। नेक्स्ट अपन बात करें कि एक स्टेटमेंट है, किसी भी राज्य की पहचान उन अधिकारों से होती है जिनकी वह रक्षा करता है। यह कथन किसका है? एवरी स्टेट इज नोन बाय द राइट इज मेंटेन्स, हुज स्टेटमेंट इज दिस? तो ये ध्यान रखना, ये हेराल्ड जे लॉस्की का है। ये जो कथन है ये हेराल्ड जो जे लॉस्की का है, और इन्होंने जो व्यक्ति के लिए जो बात की है वो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक अधिकारों की यहाँ पर चर्चा की है। नेक्स्ट अपन बात करें ल्यूशियन डब्ल्यू पाई, ठीक है। तो ल्यूशियन डब्ल्यू पाई की राजनीतिक विकास की अवधारणा की 3 विशेषताएं निम्न में से कौन सी हैं? तो ल्यूशियन डब्ल्यू पाई कॉन्सेप्ट ऑफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट हैज 3 मेन कैरेक्टरिस्टिक्स, दे आर फॉलोइंग। तो देखिए इसका जो इक्वलिटी, कैपेसिटी एंड डिफ्रेंशिएशन, संरचनाओं का ऑफ स्ट्रक्चर, संरचनाओं का विभिन्नीकरण। तो इसका ये राइट आंसर हो जाएगा, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल, कि जो इसके जो राजनीतिक विकास है, पॉलिटिकल डेवलपमेंट है, तो इसकी जो विशेषताएं हैं वो समानता है, ठीक है, समता है, और संरचनाओं का विभिन्नीकरण है। तो संस्थाओं का जो है विभिन्नीकरण, समानता और समता, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन ये यहाँ पर दिया गया था। तो नेक्स्ट अपन बात करें, कौटिल्य के राज्य को किस श्रेणी में रखा जा सकता है? तो भारत का जो चाणक्य है कौटिल्य को कहा जाता है। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है कि भारत का चाणक्य किसको? कौटिल्य को। इनकी जो पुस्तक है वो अर्थशास्त्र पुस्तक की इन्होंने रचना की है।
और इनके जो विचारक हैं सामाजिक समझौतावादी, राज्य का जो षडगुण नीति है, इसके अलावा राज्य का जो सप्तांग सिद्धांत है और जो विजिगीषु वाला है, ये सभी आप लोगों को याद करने हैं। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है मंडल सिद्धांत, जिसे हम कहते हैं मंडल सिद्धांत। तो ये 4 आप लोगों को इसके याद होने चाहिए। तो जो इनका राज्य है वो लोक कल्याणकारी राजा है। राजा देवीय वो शक्ति समझौते का परिणाम है और लोगों के कल्याण के लिए बना है। नेक्स्ट, किसने कहा है कि संप्रभुता का अधिवास निश्चित मानव श्रेष्ठ में होता है? तो देखिए, जो संप्रभुता है अगर वो निश्चित मानव में बता रहा है तो ये संप्रभुता का एकलवादी सिद्धांत का यहाँ पर चर्चा कर रहा है। ठीक है, सॉर्गनी रेजेस इन डिटरमिनेंट ह्यूमन सुपीरियर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जॉन ऑस्टिन हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑस्टिन हो जाएगा कि इन्होंने जो कहा है संप्रभुता का अधिवास निश्चित मानव श्रेष्ठ में होता है। तो संप्रभु वो है जो किसी की आज्ञाओं का पालन नहीं करता है, ध्यान रखना। तो ये बात कौन कहता है? ऑस्टिन कहता है। नेक्स्ट, प्रत्यक्ष प्रजातंत्र के अनेक उपकरण हैं और इनमें से 2 लोकप्रिय उपकरण या सर्वाधिक लोकप्रिय उपकरण बताने हैं। जो डायरेक्ट डेमोक्रेसी है, इसकी जो 2 मेन पॉपुलर डिवाइसेज हैं वो हैं राजनीतिक दल और प्रेस, नहीं, जनमत संग्रह और आरंभक। जी बिल्कुल, रेफरेंडम और इनिटेटिव। तो ये इसकी जो है वो जो 2 विशेषताएं हैं। इसमें एक अगर अपन बात करें तो यहाँ पर राइट टू रिकॉल, ठीक है, प्रतिनिधियों को वापस बुलाना। आरंभक में क्या होता है कि जनता स्वयं कानून निर्माण की पहल कर सकती है और किसी भी विषय को जो है लागू करने के लिए जनमत संग्रह किया जाता है, जनता के मत प्राप्त किए जाते हैं। तो ये जो प्रणाली है मुख्य रूप से अगर अपन बात करें, प्रत्यक्ष लोकतंत्र जो है वो स्विट्जरलैंड के 5 कैंटनों में पाया जाता है। ये आप लोग ध्यान रखना, स्विट्जरलैंड के 5 कैंटनों में प्रत्यक्ष प्रजातंत्र पाया जाता है। तो आज के वीडियो में जो है ये क्वेश्चन थे आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का आपको जवाब देना है और नेक्स्ट वीडियो में जो है ये पेपर अपन कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद जो और बाकी पेपर्स बचे हैं उनको अपन सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट्स, यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आने वाली अपडेट्स आप लोगों को मिलती रहें। तो आज के सेशन में इतना ही। सेशन को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।